नमस्कार। इस सत्र में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो अक्सर आप कह सकते हैं सुर्खियों में नहीं रहता। अनुच्छेद 147 यानी 147। हमारे पास जो जानकारी है वो इस अनुच्छेद की व्याख्या पर काफी रोशनी डालती है, खास तौर पर यह समझने में कि संविधान कोर्ट और ट्राइब्यूनल जैसे शब्दों को मतलब कैसे देखता है, कैसे परिभाषित करता है। हमारा मकसद आज ये समझना है कि संविधान के कुछ खास हिस्सों में कोर्ट का मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही क्यों लिया जाता है, और ये जो वर्गीकरण है ये क्यों इतना जरूरी है। कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि भाई एनसीएलटी है या दूसरे ट्राइब्यूनल हैं, वो भी तो अदालतों जैसा ही काम कर रहे हैं, तो फिर कानूनी भाषा में कोर्ट शब्द का दायरा इतना सीमित क्यों रखा गया है। लगता है अनुच्छेद 147 में इसका कुछ जवाब छिपा है। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये अनुच्छेद 147 कहता क्या है। इसकी भाषा थोड़ी सी क्या कहते हैं तकनीकी है। ये कहता है कि संविधान के अध्याय 4 जो कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है, उसके संदर्भ में कोर्ट शब्द का मतलब होगा सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ एक छोटा सा पेंच है जो हमें ध्यान में रखना होगा। हमारे स्रोत बताते हैं कि वैसे तो टेक्स्ट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कहता है इस अध्याय के लिए, लेकिन अगर हम व्यापक संवैधानिक समझ देखें और दूसरे प्रावधानों को साथ में पढ़ें तो कोर्ट में अक्सर हाई कोर्ट को भी शामिल माना जाता है। तो अनुच्छेद 147 का सीधा टेक्स्ट भले ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कहे अध्याय 4 के लिए, लेकिन हमारी आज की चर्चा के लिए और जैसा हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, हम ये मानकर चलेंगे कि इस संदर्भ में कोर्ट इज इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, और ट्रिब्यूनल वो एक अलग श्रेणी है। ये स्पष्ट करना शुरू में ही जरूरी था, है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 147 की ये परिभाषा, जैसा आपने कहा, मुख्य रूप से संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 यानी द यूनियन जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट के लिए दी गई है। तो इसका जो पहला उद्देश्य था वो ये साफ करना था कि इस अध्याय में जहाँ भी कोर्ट लिखा है उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हाँ, जैसा आपने जोड़ा, व्यवहार में और दूसरे अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने पर कोर्ट की जो एक आम धारणा बनती है उसमें हाई कोर्ट भी आ जाते हैं। तो ये परिभाषा एक तरह से दायरा तय करती है उस विशेष अध्याय के लिए। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस दायरे से बाहर कौन है। हमारे जो स्रोत हैं वो इशारा करते हैं कि भाई तमाम महत्वपूर्ण निकाय जैसे एनसीएलटी यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, या डीआरटी ऋण वसूली न्यायाधिकरण, या सीएटी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ये सब इस परिभाषा के तहत कोर्ट नहीं माने जाते। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि जो हमारी जिला अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वो भी नहीं। उनका जिक्र तो संविधान में अलग से है, भाग 6 में। तो ये सिर्फ कोई शब्दों का खेल नहीं है, ये शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, कौन किसके फैसले की समीक्षा कर सकता है, उसका पूरा एक नक्शा तय करता है। अच्छा, तो ये परिभाषा मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो खास स्थिति है उसको अंडरलाइन करने और उनकी शक्तियों का दायरा साफ करने का तरीका है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है कि ऐसा क्यों किया गया। बिल्कुल सही। अगर हम संविधान सभा की बहसों को देखें, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि संविधान में जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं उनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। वो किसी भी तरह की अस्पष्टता से बचना चाहते थे। और इसी स्पष्टता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने फैसला लिया। स्रोत बताते हैं कि कोर्ट को इस संदर्भ में यानी अध्याय 4 और उससे जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक सीमित रखने का एक मुख्य कारण था न्यायिक शक्ति का जो पदानुक्रम है, जो हायरार्की है, उसको लेकर किसी भी तरह के भ्रम को मिटाना। अच्छा। हाँ, अनुच्छेद 147 को शामिल करना एक सोची समझी रणनीति थी, ताकि ये साफ रहे कि वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का स्थान क्या है और जो दूसरे न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाय हैं जैसे ट्रिब्यूनल, वो कहाँ फिट होते हैं। ये हमारी न्यायिक व्यवस्था की नींव का एक पत्थर था, समझिए। वाह, तो ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं थी, बल्कि ये तो न्यायपालिका के पूरे ढांचे को बनाने का एक जानबूझकर उठाया गया कदम था। ये दिखाता है कि संविधान बनाते वक्त हर शब्द पर कितना सोचा गया होगा। कमाल है। ठीक है, इतिहास तो वाकई में दिलचस्प है और ये समझना भी जरूरी था कि ये परिभाषा आई कहाँ से। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये दशकों पुराना अनुच्छेद आज यानी 2024 में कैसे प्रासंगिक है।
इसका हमारी रोजमर्रा की जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उन पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था और भी जटिल हो गई है। अनुच्छेद 147 सीधे तौर पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्तियों से जुड़ा हुआ है, जिनके बिना शायद सिस्टम ठीक से चल ही ना पाए। अच्छा, जैसे कि? सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 136 की, यानी विशेष अनुमति याचिका, SLP जिसे कहते हैं, स्पेशल लीव पिटिशन। हाँ, SLP। ये सुप्रीम कोर्ट को दी गई एक असाधारण शक्ति है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट भारत के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले, आदेश वगैरह के खिलाफ अपील की इजाजत दे सकता है। अब देखिए, अनुच्छेद 147 और उससे जुड़ी जो व्याख्याएं हैं वो ये समझने में मदद करती हैं कि कोर्ट कौन है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और ट्रिब्यूनल कौन, क्योंकि अनुच्छेद 136 साफ तौर पर कोर्ट और ट्रिब्यूनल दोनों का जिक्र करता है। तो ये जो वर्गीकरण है ये SLP का दायरा तय करने में बिल्कुल निर्णायक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसी शक्ति के आधार पर NCLT जैसे ट्रिब्यूनल के फैसलों में भी दखल दे सकता है। सही बात है। दूसरा अहम कनेक्शन है अनुच्छेद 32 और 226 से। ये वो अनुच्छेद हैं जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत या हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जाने का अधिकार देते हैं, रिट याचिकाओं के जरिए। हाँ, रिट पिटिशंस, बिल्कुल। ये शक्तियां खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही दी गई हैं, यानी उन संस्थाओं को जिन्हें संविधान प्रमुख रूप से कोर्ट मानता है। तो अनुच्छेद 147 इस शक्ति का केंद्र कौन है, इसे परिभाषित करने में भी आप कह सकती हैं अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाता है। इसको उस व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं जो हमारे स्रोतों में दिया गया है, वो काफी अच्छे से स्पष्ट करेगा। मान लीजिए NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक कंपनी के खिलाफ दिवालियापन तो प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देता है। अब उस कंपनी के पास क्या रास्ते हैं? यहां अनुच्छेद 147 का फर्क एकदम साफ दिखेगा। पहला सवाल, क्या वो कंपनी NCLT के आदेश के खिलाफ सीधे हाईकोर्ट में एक सामान्य अपील दायर कर सकती है, जैसे वो किसी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ करती है? नहीं। स्रोत कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 147 और जो संबंधित व्याख्या है उनके अनुसार NCLT एक कोर्ट जैसे हाई कोर्ट नहीं है। अपील का रास्ता आमतौर पर NCLAT यानी अपीलीय न्यायाधिकरण के जरिए जाता है। अच्छा। 226 के तहत है, लेकिन सीधी अपील, रेगुलर अपील का रास्ता बंद है। ठीक है, लेकिन दूसरा सवाल, क्या वो कंपनी अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर सकती है? हाँ, बिल्कुल। और यही अनुच्छेद 147 की भूमिका आती है। अच्छा। क्योंकि अनुच्छेद 136 कोर्ट और ट्रिब्यूनल दोनों पर लागू होता है और NCLT स्पष्ट रूप से ट्रिब्यूनल की श्रेणी में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट SLP स्वीकार करके NCLT के फैसले की समीक्षा कर सकता है और उसे बदल भी सकता है, जैसा स्रोत बताते हैं। ये फर्क बहुत बड़ा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। मतलब अपील नहीं पर SLP। हाँ बिल्कुल। ये उदाहरण दिखाता है कि ये परिभाषा कितनी व्यावहारिक है और नतीजों को कैसे बदल सकती है। और यहीं से वो बहस शुरू होती है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है कि भाई क्या ट्रिब्यूनलों को ज्यादा शक्तियां मिलनी चाहिए? क्या उन्हें कोर्ट का दर्जा दे देना चाहिए? ये सवाल लगातार उठता रहता है। स्रोत बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में ज्यादातर कह सकते हैं परंपरावादी रहा है। कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बीच का जो अंतर है उसे बनाए रखना जरूरी है। ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, बल्कि ये अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन, अपील के रास्ते क्या होंगे, प्रक्रिया के नियम क्या होंगे और पूरी न्यायिक संरचना की नींव से जुड़ा हुआ मसला है। सही बात है। स्रोत में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट और हाईकोर्ट के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर जो लंबा विवाद चला था उसका भी जिक्र है। तो अनुच्छेद 147 और इसकी व्याख्याएं इस तरह के टकरावों में एक बुनियादी संदर्भ बिंदु, एक बेसलाइन क्लैरिटी प्रदान करती हैं, भले ही अंतिम समाधान हमेशा आसान ना हो। तो अगर हम सारी बातों का निचोड़ निकालें, मतलब एक सार देखें, तो अनुच्छेद 147 संविधान के भीतर खासकर सुप्रीम कोर्ट वाले अध्याय में एक तरह से शब्दों के अर्थ का पहरेदार है। ये सुनिश्चित करता है कि जब संविधान कोर्ट कहता है तो उसका एक निश्चित मतलब हो उस संदर्भ में। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे स्रोत रेखांकित करते हैं वो ये है कि इस संदर्भ में कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक सीमित रखना या अध्याय 4 के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, ये कोई संयोग या कोई मनमाना फैसला नहीं था।
ये संविधान निर्माताओं की एक सोची समझी, एक डेलिबरेट, संरचनात्मक पसंद थी और इसके दूरगामी प्रभाव आज तक महसूस होते हैं। ये तय करता है कि पहला, न्यायिक शक्ति का बंटवारा कैसे होगा। दूसरा, अपील की प्रक्रियाएं कैसे काम करेंगी, खासकर एसएलपी जैसी प्रक्रिया। और तीसरा, एनसीएलटी, सीएटी, डीआरटी जैसे जो विशेषीकृत निकाय हैं, उनका न्यायिक पदानुक्रम में स्थान क्या होगा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पूरी न्याय प्रणाली में एक स्पष्टता और एक क्रम बनाए रखने में मदद करता है। किसके पास क्या शक्ति है और किसके फैसले को कहाँ चुनौती दी जा सकती है, ये सब काफी हद तक इस वर्गीकरण पर टिका है। हाँ, ये बिल्कुल एक सटीकता लाता है कि भाई संविधान के इस हिस्से के लिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और व्यापक संदर्भ में हाई कोर्ट भी। और ये स्पष्टता, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, न्याय प्रणाली को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जरूरी है। इसके बिना शायद अधिकार क्षेत्र को लेकर लगातार भ्रम और विवाद की स्थिति बनी रहती। और इसी के साथ अनुच्छेद 147 पर हमारी ये जो खोजबीन थी, ये समाप्त होती है तो ये संविधान की किताब में महज कुछ पंक्तियों का अनुच्छेद, लेकिन भारत का जो विशाल और जटिल न्यायिक परिदृश्य है, उसको आकार देने में इसका वजन आप देखिए बहुत ज्यादा है। ये याद दिलाता है कि संविधान का हर शब्द, हर परिभाषा कितनी मायने रखती है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जो हमारे स्रोतों से ही निकलता है। आजकल हम देख रहे हैं कि विशेष ट्रिब्यूनलों की संख्या और उनका महत्व दोनों बढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट कानून, पर्यावरण, प्रतिस्पर्धा, दूरसंचार, टैक्स, अनगिनत क्षेत्रों में ये ट्रिब्यूनल बहुत महत्वपूर्ण न्यायिक कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। इसे देखते हुए भविष्य में इन शक्तिशाली होते ट्रिब्यूनल्स और पारंपरिक कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच का जो रिश्ता है और ये जो अंतर हमने आज डिस्कस किया, वो कैसे विकसित होगा? क्या कभी ऐसा दबाव बन सकता है कि अनुच्छेद 147 जैसी परिभाषाओं द्वारा जो सीमाएं खींची गई हैं, उन पर पुनर्विचार किया जाए, खासकर तब जब ये ट्रिब्यूनल्स इतने अहम फैसले ले रहे हैं? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है कि क्या भविष्य की जरूरतें इस परिभाषा को बदलने पर मजबूर करेंगी? सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है। इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।